Hello everyone, welcome back to my YouTube channel EduRocket। फ्रेंड्स, ये BES 142 पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम यूनिट 16 मेजर इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ने वाले हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले, जिसमें हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, पॉवर्टी, मैग्नीट्यूड क्या है पॉवर्टी का, ग्लोबलाइजेशन, उसका हिस्टोरिकल फेज, ड्राइवर्स, इम्पैक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, क्यों रिक्वायर्ड होती है, डायमेंशन क्या है इसके, प्रमोट कैसे किया गया इंडिया में, TLS, ये सब देखने वाले हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, 3 इकोनॉमिक फेनोमेना होते हैं जो हर टीचर को समझने की ज़रूरत है: पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पॉवर्टी क्या है? एक चैलेंज है जो सिर्फ इंडिया में फेस नहीं किया जा रहा, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में भी किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में ये कम होने की बजाय और बढ़ता जा रहा है। पहले सिर्फ 20% ऑफ वर्ल्ड पुअर कहलाते थे, आज 40% ऑफ वर्ल्ड पुअर कहलाते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो को कैसे ये क्राइटेरिया इतना बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, क्या क्या इसके रीजंस है। उसके बाद बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम आज ICT, जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था 1990 से पहले, एक इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी बढ़ रही है। और उसके बाद काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम टेक्नोलॉजी वाइज इतनी आगे तक मूव ऑन करें। तो आफ्टर दिस ग्लोबलाइजेशन इंडिया जो है एक इंपॉर्टेंट नेशन बन चुका है वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में। कैसे बना है ये भी हम देखेंगे। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका मतलब क्या होता है? ऐसी डेवलपमेंट जो हमारी प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी टू फुलफिल आवर फ्यूचर जनरेशंस नीड्स। तो हम देखेंगे कैसे इन तीनों टॉपिक्स ने क्या क्या चेंज लेकर आए हैं, क्या क्या रिवोल्यूशन लेकर आए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या हम जनरेट कर पाएंगे आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट? पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉवर्टी, नंबर ऑफ पुअर कैसे एस्टिमेट किए जाते हैं, लेवल ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस इंडियन स्टेट्स, नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन, नेचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीड टू टेक अप सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ पॉलिसी गोल, acquaint yourself with exemplary sustainable development practice followed in India, formulate करना, learning objectives for the content of this unit, suitable learning teaching learning activities to teach the content and assessment question to evaluate student performance। सबसे पहले देखते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी क्या होती है? एक सिचुएशन है जिसमें पीपल अपनी बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जो सर्वाइवल के लिए मैंडेटरी होती हैं, उसको भी फुलफिल नहीं कर पाते। बेसिक नीड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एबिलिटी टू बाय एंड कंज्यूम एसेंशियल फूड आइटम्स, जिसमें हमारे राइस, व्हीट, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल, स्पाइसेस या नॉन फूड आइटम्स जो रिक्वायर्ड होती हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, अदर फॉर हेल्थ रिलेटेड या फिर और भी कई सारी चीज़ें, जैसे फ्यूल्स है, मेडिसिन है, क्लोथ्स है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो ये सारी हमारी बेसिक नीड्स हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, इसको मीट आउट नहीं कर पा रहा, इट मीन्स दैट बिलोंग टू अ पुअर फैमिली। तो ये हमारी एजुकेशन पर बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट डालती है, बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। तो फ्रेंड्स, जब एक लार्ज सेक्शन ऑफ जो पीपल होता है वो बिलोंग करता है पुअर फैमिली से, तो ये हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एजुकेशन को प्लान करना। क्यों? क्योंकि एजुकेशन जो है एक लॉन्ग टर्म विज़न प्रोवाइड करती है। लॉन्ग टर्म विज़न का मतलब यहाँ पे क्या है? अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो साथ साथ आपको उसका मतलब जो आउटकम होना चाहिए वो दिखेगा नहीं। मतलब एक गरीब परिवार को क्या चाहिए होता है? पैसा, क्या, ताकि उसकी जो डेली की बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन एजुकेशन एक लॉन्ग टर्म विजन है। अगर आप आज पढ़ रहे हो तो कई साल बाद जाकर इसका प्रॉफिट होगा और उसकी जॉब जो लगेगी। तो ये जो प्रॉफिट है वो इन पुअर फैमिलीज के लोगों को नहीं समझ आता। तो क्योंकि पॉवर्टी जो है वो हमें एक शॉर्ट टर्म विजन के लिए रखती है। फॉर एग्जांपल, इनकी बेसिक डेली नीड्स के लिए इनको क्या चाहिए? आज का खाना है तो आज के लिए इनको पैसे चाहिए। इसी वजह से अपने जो बच्चे हैं उनको स्कूल नहीं भेजते। अगर भेज देंगे तो इनके लिए पैसे कौन अर्न करेगा? अगर मम्मी पापा दोनों ही पैसा कमाने जाते हैं तो बच्चे घर पर रुककर घर का काम देखते हैं। यही पॉवर्टी जो है चाइल्ड लेबर को लीड करती है। ये पॉवर्टी जो है बच्चों की अपॉर्चुनिटी खो देती है, वो स्कूल में जा ही नहीं पाते, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। पॉवर्टी जो है हमें हेल्थ सेक्टर में भी बहुत ही बुरा सीवियर इम्पैक्ट डालती है। चिल्ड्रन जो है लो इनकम फैमिली से होते हैं वो ज़्यादा बीमार होते हैं, मेल न्यूट्रिशन होते हैं और काफ़ी सारे जो है हेल्थ इश्यूज़ उनमें हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नीट्यूड्स ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो सबसे पहले नीति आयोग जो है, यानी प्लानिंग कमीशन जो पहले था, वो एक ऑफिशियल एजेंसी है जो हमें प्रोवाइड करती है विद द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, कि कितने जो है लोग पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं या पुअर हैं हमारे इंडिया में। उसके बाद पॉवर्टी जो है मेजरमेंट मेनली हेल्प करता है गवर्नमेंट को ये जानने के बारे में टू वेदर द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, जो भी हम जो प्लान लेकर आ रहे हैं, प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट, वो बेनिफिशियल कर भी रहे हैं टू ऑल द पीपल या नहीं, सारे लोगों पर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल भी रहे हैं या नहीं, जिससे फ्रेंड्स रिजल्ट होता है इन द रिडक्शन ऑफ द नंबर ऑफ लो इनकम फैमिलीज़ में। देखिए, फेडरल सिस्टम जो हमारा इंडिया है, इसमें क्या होता है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट को प्रोवाइड करती है वो लेवल ऑफ पॉवर्टी को देखकर ही प्रोवाइड करती है। क्योंकि पॉवर्टी जो स्टैटिस्टिक्स है वो यूज़ किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा टू सीक एड फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस एंड फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज द वर्ल्ड बैंक।
तो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल हेल्प की अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए ये डेटा हमारे पास ज़रूरी हो जाता है। और इससे हम बाद में देखिए ये भी पता लगा सकते हैं कि भाई इस चीज़ का असर उन लोगों पर मतलब पॉजिटिव वे में पड़ा भी है या नहीं पड़ा। फ्रेंड्स, एक हेड काउंट रेशियो जिसे हम HCR भी बोलते हैं, ये एक प्रोपोर्शन होता है टू नो द पुअर इन द होल पॉपुलेशन। तो HCR एक एस्टिमेट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पुअर को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है हेड काउंट रेशियो रूरल और अर्बन एरिया का। उसके बाद देखिए आपको पॉवर्टी दिखाई हुई है इंडियन स्टेट्स की। जिन जिन स्टेट्स में लेस देन 10% है वो है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, गोवा, केरला, पंजाब और आंध्र प्रदेश। जहाँ पे 10 to 20% है वो है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड वेस्ट बंगाल। जहाँ पे देखिए 30 to 40% है यानी सबसे ज़्यादा वो है मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली। तो काफ़ी सारे ऐसे स्मॉलर स्टेट्स हैं जहाँ पे लो लेवल ऑफ पॉवर्टी है। जो 6 लार्ज स्टेट्स हैं हमारे जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, बिहार, इन सभी में हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी है। लार्ज स्टेट्स हैविंग लोअर लेवल ऑफ पॉवर्टीज आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और पंजाब और केरला। तो फ्रेंड्स, हमारी जो डेली लाइफ्स होती हैं हम जज करते हैं एक पर्सन को एज पुअर बेस्ड ऑन द ड्रेस या उसका फिजिकल अपीयरेंस या फिर और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करती है कि ये इंसान पुअर है या नहीं? फ्रेंड्स, उनके लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये वन ऑफ देम है कि एनर्जी को रिक्वायर करना फॉर आवर सर्वाइवल, कि कितनी एनर्जी हमारे सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसको हम टर्म्स ऑफ कैलोरीज में देखते हैं। तो जो पॉवर्टी लाइन होती है वो बेस्ड होती है ऑन द मिनिमम कैलोरीज रिक्वायर्ड। देखिए 2400 किलो कैलोरीज जो है पर कैपिटा पर डे इन रूरल एरिया और 2100 किलो कैलोरीज पर कैपिटा पर डे फॉर अर्बन एरिया। तो जो नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे है डेटा, NSS जिसे बोलते हैं, वो हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर को यूज़ करता है टू एस्टिमेट द मॉनेटरी एक्सपेंडिचर जो इक्विवेलेंट होता है ऑफ दीज कैलोरीज नॉर्म्स। तो ये जो हु स्पेंड बिलो द एक्सपेंडिचर ना, उसे हम पुअर बोलते हैं। तो ये एस्टिमेशन होता है ऑन एन एवरेज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑफ ₹816 पर कैपिटा पर मंथ। वो एसोसिएट होता है कैलोरी इनटेक ऑफ 2400 पर कैपिटा पर डे इन रूरल एरियाज, और 1000 रुपीज़ पर कैपिटा पर मंथ होता है इक्वल टू द कैलोरी इनटेक ऑफ 2100 पर डे इन अर्बन एरिया। तो जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता है, जो MPCE भी होता है, ये रिकग्नाइज होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पॉवर्टी लाइन। फ्रेंड्स, ये जो फुल फॉर्म्स आ रही हैं कई बार एग्जाम में इसको भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ MPCE। तो ये देखकर जरूर जाना, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ऐसे ही काफ़ी सारी आई हैं, पीछे आई थी NSS नेशनल सैंपल सर्वे, तो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे ज्योग्राफी में भी एक टर्म थी ITCZ, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस, कंडक्ट होता है जो बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस न्यू दिल्ली। देखिए रेगुलर नहीं होता है, जैसे कि यहाँ भी दिखाया हुआ है टाइमलाइन पे, इस पे ये 5 से 7 साल में एक बार हो। फ्रेंड्स, जो पॉवर्टी लाइन होती है एक अप्रॉक्सीमेट नंबर होता है जो गवर्नमेंट यूज़ करती है टू अंडरस्टैंड द इनकम डिप्रीवेशन एंड परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो पॉवर्टी लाइन डिफर होती है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर राज्य के लिए अलग होती है, हर रीजन टू रीजन भी अलग होती है, और कई बार ये स्टेट के अंदर भी अलग होती है। तो पॉवर्टी के काफ़ी सारे अदर डायमेंशंस भी होते हैं, जो सोशली भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, और कल्चरल डायमेंशन भी होता है। ये बात बताई गई है कि जो UNDP होता है यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो एज पार्ट ऑफ इट्स रिपोर्ट, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रेडी करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है एन इंडेक्स कोल्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये जो पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो 102 डेवलपिंग कंट्रीज़ का होता है, जो मेजर है ऑफ डिप्रीवेशन इन दी 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो क्या होते हैं? पहला, वल्नरेबिलिटी होती है टू डेथ एट ए रिलेटिवली अर्ली एज में डेथ हो जाना। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रीडिंग एंड कम्युनिकेशन, एक टाइप से आप कह सकते हो कि भाई इलिटरेट टाइप से जो पर्सन होते हैं वो इसमें आते हैं। जो थर्ड है वो लैक ऑफ एक्सेस टू इकोनॉमिक प्रोविजनिंग, जिसको आर्थिक संसाधनों की लैकनेस होती है, कमी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बुक में इतना ही दिया हुआ था। अब उसके बाद जो टॉपिक दे रखा है वो है ग्लोबलाइजेशन। 16.4 ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण को अगर हम डिवाइड करें तो विश्व जमा एकीकरण, यानी विश्व को एक साथ लेकर आना, विश्व को एक साथ जोड़ना। तो किस प्रकार से जोड़ा है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन फ्रेंड्स एक इंटीग्रेशन है ऑफ इकोनॉमिक्स और सोसाइटी का ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इकोनॉमी, कल्चर, आइडिया, पीपल या कैपिटल ऑफ आवर कंट्री कैसे इंटरलिंक्ड हैं दूसरी कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड के साथ, ये ग्लोबलाइजेशन है। एक वर्ल्ड वाइड फेनोमेना है ऑफ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल जो एक्सचेंज है वो ब्रॉट बाय मॉडर्न कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी या फिर लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये एक टीम है जो यूज़ की जाती है टू डिस्क्राइब हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर बिकमिंग मोर इंटर कनेक्टेड। तो क्लोजर इंटीग्रेशन है ऑफ द कंट्री एंड द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैज़ बीन ब्रॉट अबाउट बाय द इनॉर्मस रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अगर सिंपल टर्म में हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किसी दूसरी कंट्री में होती हैं और कंज्यूम किसी दूसरी कंट्री में होती हैं।
फ्रेंड्स, सिर्फ ये इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर नहीं होता, ये सोशो कल्चरल प्रैक्टिस भी होती है। आपकी विलिंगनेस और अनविलिंगनेस और जो कंज्यूम है गुड्स और सर्विसेज का, दूसरों की लाइफस्टाइल्स को अडॉप्ट करने का, तो ये सब ग्लोबलाइजेशन ही है। फॉर एग्जांपल जो ब्रेड, बिस्किट्स, चॉकलेट, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब जो हम खा रहे हैं, या शर्ट्स, पैंट्स, जींस, या वेस्टर्नाइजेशन के जो भी क्लोथ्स हैं, ये सब जो हम पहन रहे हैं, ये हमारे इंडिया में तो अब कुछ टाइम से बनने लगे हैं, लेकिन ये पार्ट तो किसी और कंट्री का है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हुआ है, जिसने पूरे देश को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए क्या क्या फीचर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। बॉर्डरलेस वर्ल्ड है, अब कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं पे भी जाके आप किसी भी कंट्री से कोई सामान मंगवा सकते हो और किसी भी कंट्री में अपना कोई सामान सेल कर सकते हो। शेयरिंग हो रही है आपकी इन्फॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी की, ग्रोथ हो रही है जिससे इकोनॉमी की, कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंटरनेशनल कॉपरेशन हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी को हम जानने का मौका मिल रहा है, फ्री एक्सेस हो रहा है मार्केट में, सिंगल मार्केट हो रही है पूरे वर्ल्ड में, कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी है, मोबिलाइजेशन हो रहा है। मोबिलाइजेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट हो रही है रिसोर्सेज की, लाइक लेबर, कैपिटल, गुड्स, सर्विसेज, ये सब मूवमेंट में आ रहे हैं। पीपल जो हैं एक बेटर लाइवलीहुड ले रहे हैं और कहीं पे भी चाहे वो जाकर रह सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल फेजेस क्या है ग्लोबलाइजेशन का। देखिए 3 फेज में ग्लोबलाइजेशन को बांटा। पहला न्यूलिथिक टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि 1945 तक, दूसरा 1945 से 90 तक, फिर 90 से ऑनवर्ड्स। तो देखिए पहला जो क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन है वो होमोजेनाइजेशन को बेस करती है, यानी कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर हमारे इंडिया में यूज़ कर रहा है वही USA, UK, फ्रांस, जर्मनी सब में यूज़ कर रहा है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ डेवलप हुए हैं, यहाँ पे यूज़ हुए हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड वही सेम हो रहे हैं। स्मार्टफोन्स यहाँ पे भी वही चीज़ है और वहाँ पर बाहर की दुनिया में भी ऐसे USA, सिंगापुर, जापान, कनाडा, ये सब जगह सेम टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, किसी की मैन्युफैक्चरिंग में सॉप है, शैम्पू है, वॉशिंग पाउडर है, टूथपेस्ट है, ये सब। तो फ्रेंड्स ये क्या चीज़ है? सिर्फ डिफरेंस है नेचर ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है और किसके लिए बना रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो ग्लोबलाइजेशन क्या करता है? काफ़ी कंट्री को बेनिफिट ज़्यादा करता है, काफ़ी को कम करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एक है लेस डेवलप्ड कंट्री, एक है डेवलप्ड कंट्री और एक है डेवलपिंग कंट्री। लेस डेवलप्ड कंट्री क्या है? वही एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, एग्रीकल्चर जो बेस्ड गुड्स हैं वो अपना डेवलप्ड कंट्री को दे रहा है। उसके बाद डेवलपिंग कंट्री क्या कर रहा है? जो अपना मैन्युफैक्चर कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड गुड को भी डेवलप कंट्री को दे रहा है। लेकिन डेवलप कंट्री क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड को। तो एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी है तो एडवांस चीज़ें ही एक्सपोर्ट करेगा। तो डेवलप कंट्री क्या है? हाई वैल्यू टेक्निकल गुड्स और सर्विसेज को इन्वेस्टमेंट पर लगाती हैं और हाई लेवल पर बेचती हैं। तो MNC जो डेवलप कंट्रीज़ में हैं वो ज़्यादा अर्न कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्री। तो प्रॉफिट जो है जो वो अर्न करती हैं वो अपने वर्कर के साथ और ओनर के साथ शेयर होता है, और यही सब जो है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में डिफरेंस क्रिएट कर देता है। देखिए ऐसे कौन कौन से ड्राइवर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के जो इस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक पिक्चर देखिए, ग्लोबलाइजेशन के इन्होंने 4 पार्ट्स दे रखे हैं, कैसे गवर्नमेंट, कैपिटल, MNCs और टेक्नोलॉजी जो है इस पे इम्पैक्ट डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। देखिए फर्स्ट फेज में क्या होता था? ट्रेड को शिप के द्वारा किया जाता था। अगर आपको कोई भी एक सामान दूसरे शहर में, दूसरी कंट्री में भेजना है, दूसरे देश में, तो जहाँ जहाँ वाटर एरिया होता था बाय सी आप भेज सकते थे या बाय शिपिंग आप भेज सकते थे। तो इसने टेक्नोलॉजी में काफ़ी चेंज लेकर आए, गुड्स को ऐसे ट्रेड किया जाता था। फिर प्रिंटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हुई, प्रोडक्शन टेक्निक में चेंज हुआ, फिर धीरे 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 बाय एयर हम अपना सामान भेजने लगे। तो बाय एयर थोड़ा सा महंगा तो था, लेकिन फिर भी ये था कि बहुत ही कम टाइम में भेज दिया जाता था हमारा जो भी गुड्स होता था दूसरे कंट्री में। सेकेंड फेज था ये ग्लोबलाइजेशन का, और इसने क्या किया? शिप्स में जो कंटेनर्स वगैरह यूज़ हुए फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, तो जिससे कॉस्ट में रिडक्शन हुई और स्पीड में इंक्रीज हुआ, और एक्सपोर्ट्स का वॉल्यूम जो था वो हम ज़्यादा अमाउंट में भेज सकते थे। लेकिन जो अब है वो है ICT। धीरे धीरे ICT आई, जैसे कंप्यूटर का यूज़ किया, सैटेलाइट्स है, सिलिकॉन चिप है यानी IC का है, और ऑप्टिकल फाइबर केबल है या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। ये थर्ड फेज़ है ग्लोबलाइजेशन का, जिसने तो पूरी दुनिया का रुख ही बदल दिया। तो ये देखिए किस तरह से पहले बाय वाटर, फिर बाय एयर और फिर ICT का यूज़ करके टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हुई। दिस वाज टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो सेकंड टर्म है वो हम ड्राइवर है, वो है हमारा MNC। देखिए MNC सबसे पहले यहाँ पर कौन लेके आए थे? ब्रिटिश, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे। उसने ट्रेड करना शुरू किया स्पाइसेस का, और उसके बाद डचेज आए। डच ने क्या किया? ये फर्स्ट MNC जो था वर्ल्ड की लेकर आए थे। इन्होंने सीड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन किया बाय ट्रेडिंग विद द अदर कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया, इंडिया, जापान, चाइना और अरेबिया। तो इन्होंने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड किया, इसलिए इसको MNC फर्स्ट MNC बोला गया। उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। EIC लाइक कंपनीज़ ने गुड्स प्रोडक्ट किया, फैक्ट्रीज़ में लार्ज क्वांटिटीज़ में अपना सामान बनाना शुरू किया, और वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है क्रॉस द कंट्री करना शुरू कर दिया। आज की जो MNCs हैं हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि कुछ इस टाइप से होने वाला है, किस तरह से इंडस्ट्रियल जो है रेवोल्यूशन यहाँ पर आएगा। वो अपना प्रोडक्शन जो है इंक्रीज़ करते रहे, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, रॉ मटेरियल, टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से अपनी लोकेशन को मूव ऑन करते रहे। जहाँ जहाँ उनको ज़्यादा बेनिफिट होने लगा वहाँ मूव करते रहे। उन्होंने कैपिटल इंटेंसिव और लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रोडक्शन कॉस्ट को भी रिड्यूस किया। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारा गवर्नमेंट।
देखिए एमएनसी जो है वो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से दूर बिना परमिशन की गवर्नमेंट के अपना जो है अपना ट्रेड नहीं कर सकती है। लेकिन सेकंड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या था, गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर भी नहीं करती थी, जिसे हम लेसे फेयर पॉलिसी बोलते थे यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये सेकंड फेज ऑफ गवर्नमेंट था। लेकिन इसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ यानी संरक्षक जो पॉलिसीज़ थी उनको अपनाया और कुछ बैरियर्स लगा दिए, टैक्स लगाना शुरू कर दिया, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं आज जो फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ कर रही हैं बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट सच एज 2 वर्ल्ड वॉर हुए और एक कोल्ड वॉर हुआ, जिसमें इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत हो गया था, जिसने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि कोई एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लेकर आए जो पीस के लिए और कॉर्पोरेशन के लिए पूरे वर्ल्ड को मतलब हेल्प करे। तो उन्होंने ट्रेड को प्रमोट किया और दूसरी कंट्रीज़ को हेल्प किया और उनको ये कहा कि आप क्राइसिस में एक दूसरे की मदद कीजिए और जब भी कुछ ऐसा हो तो हम आपकी हेल्प के लिए हैं। तो इस तरह ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जो जनरेट हुई, जो सेम माइंड के सोचने वाले लोग थे वो लेकर आए, वर्ल्ड बैंक को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आया जिसने काफ़ी प्रमोट किया बिटवीन कंट्रीज। उसके बाद इन्होंने ट्रेड को साइन किया एक जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के द्वारा, जिसे हम गैट बोलते हैं। 95 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया। इससे पहले जो गवर्नमेंट वो थी वो बायलैटरल एग्रीमेंट करती थी, बस सिर्फ जो 2 कंट्री के बीच में होता था। लेकिन जब से WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया है उसने इसको मल्टीलेटरल एग्रीमेंट बना दिया। अब 2 से ज़्यादा कंट्रीज जो है आपस में साइन करके आपस में ट्रेड कर सकती थी, जिससे मोबिलिटी ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल्स और इवन पीपल आर नाउ डिटरमाइनिंग इन द WTO मीटिंग। तो ये सब कुछ WTO की मीटिंग्स में ही सेट होने लगा, कितनी सर्विसेज कैसे कैपिटल करना है, तो सारे डिटेल ये WTO की मीटिंग वाले जो हैं वो डिसाइड करते थे, उसके जो भी मेंबर्स थे। देखिए ग्लोबलाइजेशन जो है रिक्वायर करता है कैपिटल को, मनी को, तो स्टॉक मार्केट उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो उसके बाद देखिए आपके पास अगर मनी है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने इतनी सहूलियत दे रखी है कि अगर आपको मनी इन्वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आप अपनी मनी विद इन अ सेकेंड विड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग ICT टेक्नोलॉजी। तो देखिए इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। ग्लोबलाइजेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इंडिया में जब ये आया था तो सबसे पहले इसको कॉलोनाइज नेशन बना दिया था ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिसमें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो काफ़ी टेक्नोलॉजी में चेंज तो लाई, रेलवे लेकर आई, टेलीकम्युनिकेशन लेकर आई और कुछ फैक्ट्री बेस्ड प्रोडक्शन भी लेकर आई, लेकिन इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ 1947 के बाद, इंडिया ने कुछ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज अपनाई ताकि वो कॉलोनियल इम्पैक्ट से खुद को बाहर ला सके। इंडिया ने तो इस फेज़ में काफ़ी मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया अच्छे से। तो कुछ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी उस समय, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान जो एशियन टाइगर्स के नाम से जानी जाती थी, उन सब ने पार्टिसिपेट किया सेकंड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में और बेनिफिट उठाया। लेकिन जैसे ही थर्ड फेज आया 1991 के बाद तो हमारे में ICT जनरेट हुआ। ICT ने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा हद तक मतलब एक इम्पैक्ट डाला इंडिया पर, जिसमें इंडिया ने ट्रेड करना शुरू किया बाय अदर विद अदर कंट्रीज, जैसे जिसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगी, पर्टिकुलरली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगे। तो इन्वेस्टर जो थे वो दूसरी कंट्री से इंडिया में आते थे और अपनी मनी इन्वेस्ट करते थे, अपनी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वेस्ट करते थे, जिसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाता था। ये इन्वेस्टमेंट जो है 2 टाइप की होती है, एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होती है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होती है। जब एक फॉरेन जो इन्वेस्टर है जो अपनी कैपिटल लेकर आता है या कोई एंटरप्राइज जो है इंडिया में सेटअप करता है या गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है डायरेक्ट वे में, तो इसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन जब कोई इन्वेस्टर जो है अपनी कैपिटल को स्टॉक मार्केट में लगाता है, किसी बॉन्ड में डलवा देता है, सिक्योरिटी में, मतलब एक तरह से इंस्टीट्यूशन में फिक्स कर देता है, तो दैट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो करीबन 91 से 2000 तक नियरली 80,000 करोड़ जो हमारी FDI थी जो इंडिया में आई थी। तो फ्रेंड्स ग्लोबलाइजेशन ने बेनिफिट किया है अर्बन पार्ट को इंडिया के, क्योंकि अर्बन पार्ट एक ऐसा होता है जहाँ पे काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, आईफोन्स, टैबलेट्स, कंप्यूटर, टेलीविज़न, काफ़ी सारी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वैरायटी ऑफ कार्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, ICT का अच्छे से यूज़ हो रहा है, कम्युनिकेशन करने के लिए हो रहा है, बैंक्स का यूज़ हो रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ हो रहे हैं, टेलीविज़न चैनल हैं, तो सिनेमाज़ हैं, तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एट द सेम टाइम ये सब चल रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन का इससे बहुत ही बेनिफिट हुआ है अर्बन पार्ट को। रूरल पार्ट में ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं होती हैं इतनी, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। देखिए थर्ड फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी, तो उसके लिए हाई स्किल प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मैनेजरल जॉब्स आनी चाहिए, अकाउंटिंग आनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर्स में ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकली, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं हो पाई। देखिए फ्रेंड्स सिर्फ पॉजिटिव ही इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, काफ़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट को काफ़ी लॉस भी हुआ था। एनवायरनमेंट जो था वो डैमेज होने लग गया था, जिस वजह से ऑल्टरनेटिव अप्रोच गवर्नमेंट सोच रही थी, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो आइए उसको देखते हैं वो क्या होता है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसमें हम आज की नीड को पूरा करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन की नीड से। तो एक इस प्रकार से रिसोर्सेज का यूज़ करना कि हम उसको अच्छे से यूज़ करें, वेस्ट ना करें, और जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी वो बच पाए, मतलब उनके भी वो अच्छे से यूज़ कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दिया हुआ है आउटकम ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्डर इन विच ए सोसाइटी सो स्ट्रक्चर दैट इट विल लर्न फ्रॉम इट्स ओनली मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड रैपिडली रेक्टिफाई इट्स ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप्स इन अकॉर्डेंस विद द नॉलेज इट हैज़ गेन। तो जितनी भी जानकारी उनको दी जाती है उस हिसाब से अगर उनको हम खुद से जो रिसोर्सेज यूज़ करने का मौका दें और उनसे कोई गलती हो रही है तो उसको बहुत ही रैपिडली, बहुत ही जल्दी जो है रेक्टिफाई कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे और अपना ह्यूमन नेचर जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे से बना पाएंगे। देखिए फर्स्टली यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू डाउन टू अर्थ creation of political order in which the control of natural resources rests to the maximum extent possible with local communities who are dependent on those resources। देखिए इसमें ये बात कही गई है कि अगर हम पॉलिटिकल ऑर्डर को देखें तो जो लोकल जो रिसोर्सेज होते हैं हमारे, उनका यूज़ जो है लोकल, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, लोकल कम्युनिटी जो होती है उनके ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने हिसाब से फिर उसको यूज़ करेंगे और उसको मतलब बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। और जो सेकंड जो पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, डिसीजन मेकिंग विद इन द कम्युनिटी इज एज पार्टिसिपेटरी ओपन एंड डेमोक्रेटिक एज पॉसिबल। कोई भी अगर डिसीजन इसके रिगार्डिंग लिया जाता है तो कम्युनिटी को पार्टिसिपेटरी बहुत हद तक होना चाहिए और ओपनली डिस्कस करना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए एज पॉसिबल एज मच। तो जितना ज़्यादा ये होता रहेगा तो हमारी इकोनॉमी उतनी ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाती रहेगी। देखिए फ्रेंड्स, अर्थ ने हमें, गांधी जी ने जैसे कहा है कि अर्थ ने हमें इतना ज़रूर प्रोवाइड किया है कि हम हर इंसान की नीड को, एवरी मैन्स नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है रिक्वायर करता है गवर्नेंस सिस्टम को जिसमें फ्रीडम दी जाती है कम्युनिटी और नेशन को विद इन अ यूनिवर्सली एक्सपेक्टेड सोशल फ्रेमवर्क। मतलब कुछ ऐसा फ्रेमवर्क जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जो हर कोई मानता हो, जो प्रिस्क्राइब करते हो पेनल्टी इफ वी हार्म अनदर कम्युनिटी या नेशन टू कंट्रोल द यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जिससे क्या होगा, एक अपना ही तरीका इकोनॉमिक और सोशली डेवलपमेंट का लोगों को आ जाएगा। देखिए क्यों ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको याद है 2015 में एक ओड इवन स्कीम जो है अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम जो है लेकर आए थे, जहां पे बाद में पता चला था कि इससे पॉल्यूशन जो है काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है ऐसी ऐसी स्कीम चलाती रहती है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत ही हार्मफुल है। हमें अपने जो डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ मूव होना चाहिए। जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम वेस्ट ना करें, जितना बचा सकते हैं बचाएं। क्योंकि पॉल्यूशन देखिए सबसे बड़ी दिक्कत है। पॉल्यूशन को डिफाइन किया जाता है प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन द एनवायरमेंट विच हैज़ हार्मफुल और पॉइजनस इफेक्ट। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी अपनाई जिससे इस पॉल्यूशन को कुछ टाइम तक कम किया गया। इसके अलावा भी गवर्नमेंट काफ़ी सारे जो है पॉल्यूशन के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लेकर आती रहती है। फैक्ट्रीज को भी कुछ ना कुछ उन्होंने तरीके बताए हैं, बहुत सारे तरीके इन्होंने अपनाए हैं। तो फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक देखिए बैलेंस बनता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और एक बेटर यूटिलाइजेशन होता है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको हम बेटर वे में यूज़ कर पाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें तो ये हमें मिनिमल जो डैमेज होता है रिसोर्सेज में, बस उतना ही करवाता है और सेव करता है, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमारे रिसोर्सेज को सेव कर पाएँ। और उसके बाद देखिए एनकरेज करता है हमारे जो एनहांसिस करता है हमारे रिसोर्सेज को, ताकि उनकी वजह से जो हमारी लाइफ है वो अब भी क्वालिटीफुल हो और जो आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी अपनी एनवायरनमेंट जो नीड्स हैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, सो दैट एवरीवन कैन मीट आउट देयर बेसिक नीड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फूड, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन। फ्रेंड्स, उसके बाद दिए हुए हैं डायमेंशन। देखिए डायमेंशन क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो 3 डायमेंशन है जो यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम ने दिए हैं। डायमेंशंस को हम देखिए पिलर भी बोलते हैं, डोमेन्स भी बोलते हैं, स्फीयर भी बोलते हैं। 3 जो मेन डायमेंशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी। एनवायरमेंट जो है वो है सस्टेनेबल एनवायरमेंट, यानी कि ये देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की बात की जा रही है, प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने की बात की जा रही है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यू किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरमेंट को, रिड्यूस किया जाए जो उसका लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, लिविंग जो कंडीशंस है उसको इंप्रूव किया जाए, एफोरेस्टेशन जो टेक्निक है उसको बढ़ाया जाए, तो एक हद तक एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक सस्टेनेंस। इकोनॉमिक जो सिस्टम है वो नीड टू यूज रिसोर्स इन सच ए मैनर दैट इट हेल्प्स टू जनरेट इनकम्स फॉर द कंट्री एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू पीपल सो दैट दे आर एबल टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ही अच्छे से डेवलप नहीं कर पाए, तो उसके रिगार्डिंग भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी चाहिए, रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ करना चाहिए कि वो लोगों के लिए एज अ इनकम, मतलब एज एन एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो लेकर आए, जिससे वो भी अपनी एक डिग्निफाइड लाइफ स्पेंड कर पाए। नेक्स्ट जो है सोशल सस्टेनेबिलिटी, यानी सोसाइटी से रिलेटेड है। द डेवलपमेंट नीड्स टू गारंटी वेलफेयर। वेलफेयर में क्या क्या आ जाता है, एक ह्यूमन की, उसकी सिक्योरिटी, उसकी हेल्थ, उसकी एजुकेशन। ये देखिए 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गारंटी करें हमारी सोशल सस्टेनेबिलिटी की, हम अच्छे से सिक्योरिटी भी हो हमारी, हेल्थ भी हमारी इंप्रूव हो और एजुकेशन भी ऑल ओवर जो है सबको मिल पाए, सब उसको ग्रैब कर पाएँ। तो ये किसी भी रिच और पुअर पर या फिर क्लासेस पर, SC ST इन कास्ट पर या फिर किसी रिलीजियस ग्रुप या जेंडर के हिसाब से डिवाइड ना की जाए।
सो दिस हेल्प्स देम टू इंटरेक्ट एफिशिएंटली एंड एम एंड वर्क टुवर्ड्स लार्जर गोल ऑफ द नेशन। फ्रेंड्स, ये 3 हमने बात की है, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी, यानी सस्टेनेबल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक सस्टेनेंस, सोशल सस्टेनेबिलिटी। लेकिन एक फोर्थ भी है जो कुछ ऑथर्स जो है सजेस्ट करते हैं, एक्सपेंड किया उन्होंने इन सब डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जिसमें हमारा कल्चर, इंस्टीट्यूशन और गवर्नेंस आता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट है वो है प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, प्रमोट करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, बढ़ाओ। सबसे पहले एजुकेशन को बढ़ाइए। मेक इंडिया एजुकेटेड। जब इंडिया एजुकेटेड होगा तभी उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो स्किल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, एटीट्यूड्स हैं टू एड्रेस द इंटरकनेक्टेड जो हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उनको वो समझ पाएंगे। एक स्टूडेंट को रियल लाइफ जो स्किल्स है वो मिल पाएगी और उसके बाद वो जो अपनी जो इम्प्रूव कर पाएगा प्लानट को। तो काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर जो हो रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, सस्टेनेबल कंजम्पशन के बारे में, इनइक्वालिटी के बारे में। तो ये सब चीज़ें जो हैं एजुकेशन की मदद से ही हमारी अचीव हो सकती हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2015 ने UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सेटअप किए थे, जिसे 2030 तक अचीव करना है। तो देखिए कौन कौन से हैं ये 17 गोल्स। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग्स, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज़, 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14th है लाइफ बिलो वाटर, 15th है लाइफ ऑन लैंड, 16th है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो अचीव करने बेहद ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी कुछ ना कुछ एस्टैब्लिश किए हैं लीगल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, जैसे कि अभी आपने पीछे भी देखा ओड एंड इवन स्कीम चलाई थी। फिर प्राइम मिनिस्टर जी ने भी नेशनल प्रोग्राम कराया था LED बेस्ड होम, जो लाइट्स LED बल्ब जो थे वो जनरेट किए थे, जो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी लेते थे, 80% लेस देन अ नॉर्मल बल्ब, तो जिसकी लॉन्ग लाइफ थी और लेस हजार्डस थे। तो अगर सारे हाउसेज में LED बल्ब यूज़ किए जाते थे, तो मतलब अभी भी हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी सेव हो रही है, तो जिससे हम एनर्जी रिसोर्स को बचा रहे हैं। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट भी लेकर आए 1974 में। उसके बाद वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन 86 भी लेकर आए। तो ये सब जो एस्टैब्लिशमेंट है ये PCB यानी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ही लेकर आया है, जिससे काफ़ी प्रमोट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिस को। Except all this, some strategies taken to promote sustainable development in their daily lives are firstly use of non-conventional sources of energy. नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ किया जाए जो हमारे पास काफ़ी वास्ट अमाउंट में अवेलेबल है। उसके बाद है यूज़ ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस, गोबर गैस इन रूरल एरियाज इन प्लेस ऑफ फायरवुड या फिर केरोसिन। फायरवुड और केरोसिन की जगह गोबर गैस या फिर आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस का यूज़ कीजिए। थर्ड है यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG एंड पाइप नेचुरल गैस, तो इन दोनों गैसेस का यूज़ कीजिए। यूज़ ऑफ विंड एंड सोलर पावर, विंड और सोलर पावर का हमें यूज़ करना चाहिए। सोलर जो प्लेट्स होती हैं फ्रेंड्स, वो काफ़ी सारे लोगों ने अपने घरों में लगवा भी रखी हैं, जिससे सोलर एनर्जी का यूज़ हो रहा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ बायो कंपोस्टिंग एंड बायोपेस्ट कंट्रोल मेजर्स। तो ये कुछ रिक्वायर करते हैं लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड हैंस सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। फ्रेंड्स, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं ये वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, सबको पता है, इनका स्कोप जो है वो काफ़ी वाइडेंड हो चुका है, इसमें इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन भी आ चुके हैं। ये डिपेंड सिर्फ गवर्नमेंट पे नहीं करता कि वो क्या क्या एफर्ट कर रही है या कौन कौन से गोल अचीव करने की कोशिश कर रही है, ये एक इंडिविजुअल का भी काम है। अगर आपने अपने घर से बेसिकली थोड़ा सा, जैसे अब आपकी लाइट यूज़ में नहीं है या आप दिन में काम कर रहे हैं, तो सोलर सनलाइट में कर सकते हो, नहीं तो अंदर की लाइट यूज़ नहीं हो रही रूम की तो उसे बंद कर सकते हो। रूम से बाहर जाते आप फैंस लाइट्स अपने स्विच ऑफ कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई लीकी टैप है तो उसको जल्दी से आप ठीक करा सकते हो। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हम लेकर गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो है वो है TLS यानी टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज। तो वही 3 पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़ एंड लास्ट में असेसमेंट। तो टर्म जितनी भी की है वो आप इसमें दिखा सकते हो। पॉवर्टी, ग्लोबलाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पॉवर्टी कैसे स्टेट में होती है डिफाइन कीजिए, कैसे एस्टिमेट की जाती है, तो ये आप सब देख सकते हो। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हैं फ्रेंड्स, जिसमें काफ़ी टर्म्स हैं, जैसे इंटरकनेक्टेडनेस। क्या होता है इंटरकनेक्टेडनेस? अगर कोई भी टॉपिक आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो तो पहले वो सेपरेटली पढ़ाओ, फिर आपस में उनका इंटरकनेक्शन दिखाना भी बहुत जरूरी है। पर्सपेक्टिव बिल्डिंग, देखिए जो बच्चे को नहीं पता या कुछ भी ऐसी चीज़ें छोटा से देखा तो उसका पर्सपेक्शन बहुत ही नैरो हो जाता है, तो उसको मतलब मेजर एम यही होता है कि उनको बड़े बड़े मतलब चीज़ों से आगाह कराया जाए, उनको चीज़ें बताई जाए, उनको पॉवर्टी से, उनको भुखमरी से, उनको काफ़ी सारी चीज़ों से रूबरू कराया जाए, ताकि उनको भी नॉलेज हो, उनकी भी एम्पैथी टुवर्ड्स पुअर और वल्नरेबल जो सेक्शन है हमारी सोसाइटी के उनकी तरफ जनरेट हो पाए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए हर किसी चीज़ की, पॉवर्टी लाइन की, हेड काउंट रेशियो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, MNCs क्या होती हैं, कौन कौन से आयोग सरकार ने चलाए हैं, क्या काम है उनके, इन सब की बेसिक नॉलेज बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। इन इंस्टीट्यूशन के बारे में भी उनको पता हो। साइंटिफिक एनालिसिस, एक साइंटिफिक एटीट्यूड जनरेट होना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशंस आई, इंटरप्रेट करना स्टैटिस्टिक्स को और एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, ये बहुत ज़रूरी है। तो इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ले रही है या फिर जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ले रही है, उसमें एक स्टूडेंट भी, एक इंडिविजुअल भी हमारी बहुत मदद कर सकता है, उन बेसिक टर्म्स को समझ के अपना एक साइंटिफिक एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द इशू ऑफ इकोनॉमिक्स जनरेट कर सकता है, जिससे काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको रिकवर करने में। उसके बाद है मल्टीमीडिया मटेरियल। देखिए कोई भी टॉपिक अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो मल्टीमीडिया का यूज़ कर सकते हो, वीडियोस दिखा सकते हो, मूवीज़ दिखा सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज दिखा सकते हो, और सरकार ने काफ़ी सारी वेबसाइट जनरेट की हैं जहाँ पर आप पर्टिकुलरली जाकर
जाकर किसी भी चीज़ की नॉलेज, किसी भी टॉपिक की नॉलेज ले सकते हो। उसके बाद टॉपिक कराने के लिए आप डिस्कस करा सकते हो, डिबेट करा सकते हो, बहुत सारे टॉपिक हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज़ लेड टू इनकम इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, गवर्नमेंट डिड नॉट डू एनीथिंग टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, इज इट नेसेसरी टू इन्वाइट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप जो है बच्चों से करा सकते हो। उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ करा सकते हो, ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, इंडिविजुअल करा सकते हो, और फिर लास्ट में असेसमेंट में उनको कई टाइप से क्वेश्चन दे सकते हो, डेटा की फॉर्म में भी, जैसे यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में भी दिया हुआ है, आप इस तरह से भी कोई दे सकते हो, और उसके बाद उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन दे सकते हो। MCQs दीजिए, फिलअप्स दीजिए, या ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, किस तरह से भी आप क्वेश्चन दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।